आज मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम सबसे कम उम्र के योद्धा सोल्जर बॉय की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। स्पॉइलर अहेड, वॉच आउट एंड टेक केयर। ये 6 साल के बच्चे की जिंदगी की सच्ची कहानी है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जर्मन के खिलाफ युद्ध किया। ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त की है जब एक तरफ जर्मन की सेना थी और दूसरी तरफ सोवियत संघ की सेना। फिल्म की शुरुआत में हम एक परिवार को नदी के किनारे देखते हैं। उनमें सबसे छोटा सरगई अपने बड़े भाई और माँ के सामने एक पेड़ के ऊपर जर्मन प्लेन को देखता है। तभी उसकी माँ अपने दोनों बच्चों को झाड़ियों में छिपने को कहती है, लेकिन सरगई कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ और एक गुलेल से जेट पर हमला कर देता है और जेट ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है तो उसका परिवार गायब मिलता है। फिर सरगई अपने डरावने सपने से उठता है। तभी उसका दरवाजा कोई नॉक करता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर उसकी पड़ोस में रहने वाली आंटी होती है। सरगई पूछता है कि मेरी मॉम और मेरा भाई कहाँ पर है। वह बताती है कि जर्मन्स ने हमारे गाँव के ऊपर हमला कर दिया और अब तुम्हारी मॉम और भाई इस दुनिया में नहीं रहे। वो उसे खिड़की से बाहर भेजती है और कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ। सरगई इस जगह से भाग जाता है और तभी सरगई की आंट को भी जर्मन सैनिक मार देते हैं। सरगई अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाता है। हालांकि वो मात्र 6 साल का बच्चा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बहादुर होता है, इसीलिए वो डरता नहीं है। अगली सुबह वो देखता है कि वहाँ पर जर्मन सैनिक आ गए हैं, इसीलिए वही पेड़ों के पीछे छुप जाता है और अगले पल वहाँ पर एक सांप आता है, लेकिन वो अपना मुंह बंद कर लेता है ताकि सांप को उसका पता ना चल सके। वो सांप से बिल्कुल भी नहीं डरता और जब जर्मन सैनिक वहाँ से चले जाते हैं तो सरगई उस जगह पर जाता है जहाँ पर जर्मन सैनिक खाना खा रहे थे। वो उनका खाना उठाकर जंगल के अंदर चला जाता है, लेकिन जल्दी उसे दोबारा भूख लग जाती है। जंगल में पत्तियां खाने के अलावा अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वो पत्तियां खाना शुरू कर देता है। जिसके बाद में वो लगातार जंगल में आगे बढ़ना शुरू कर देता है और कुछ ही दूर जाने के बाद एक बार फिर से बम ब्लास्ट होता है। दरअसल जर्मन ने दोबारा से हमला कर दिया है, लेकिन सरगई डरता नहीं है। वो एक लकड़ी उठा लेता है और कहता है कि कोई भी अगर मेरे पास आया तो मैं उसे मार दूंगा, मेरे पास में गन है। दरअसल वो मात्र 6 साल का बच्चा जिसने अपने पूरे परिवार को खो दिया और उसे पता है कि जर्मन ने उसके पूरे परिवार को खत्म किया है, इसीलिए वो उनसे लड़ना चाहता है। लेकिन अब यहाँ पर उसे कोई भी नहीं देखता। वो लगातार आगे बढ़ता हुआ एक जगह पर सो जाता है और तभी रात को बारिश होना शुरू हो जाती है। सरगई बहुत ज्यादा प्यासा भी होता है, इसलिए वो बारिश की बूंदों को पीना शुरू कर देता है। दरअसल उसने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। उसके अंदर अब चलने की भी हिम्मत नहीं है, इसलिए वहीं पर वह बेहोश हो जाता है और तभी हमें वहाँ पर किसी के पैर दिखाए जाते हैं। दरअसल यहाँ पर अब सोल्जर्स आ चुके हैं, लेकिन ये जर्मन सोल्जर नहीं बल्कि रशियन सोल्जर हैं जो उसे उठाकर अपने कैंप में ले जाते हैं जहाँ पर कमांडर निकोलाई होते हैं। वो सरगई से उसके परिवार के बारे में पूछते हैं। सरगई बताता है कि मेरी आंट ने मुझे बताया था कि मेरे पूरे परिवार को जर्मन ने मार दिया है। यह सुनकर सबको बहुत बुरा लगता है क्योंकि 6 साल का बच्चा अब अनाथ हो चुका है। अब सरगई बहुत जख्मी होता है, इसलिए उसे ट्रीटमेंट के लिए नर्स के पास भेज दिया जाता है जिसका नाम कात्या है। और कात्या जब सरगई को देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है। जैसे जैसे सरगई यहाँ पर वक्त बिताता जाता है तो यहाँ जितने भी पेशेंट होते हैं वो सब के सब उसके बहुत क्लोज हो जाते हैं। सरगई की बातें सबको बहुत अच्छी लगती हैं। साथ ही कमांडर निकोलाई भी उसे बहुत पसंद करते हैं। वो उससे बातें करते हैं और जब कमांडर निकोलाई सरगई से मिलने के लिए आते हैं तो वो उनसे कहता है कि मैं आपकी गन देखना चाहता हूँ। कमांडर निकोलाई उसे अपनी गन दिखा देते हैं क्योंकि अब वो उसे अपने बेटे की तरह मानते हैं। इसके बाद में कमांडर निकोलाई बाहर जाते हैं जहाँ पर नर्स कात्या उनसे मिलती है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने अपने दिल की बात एक दूसरे को नहीं बताई होती। कात्या कमांडर निकोलाई से कहते कि मैं चाहती हूँ कि आप सरगई को यहाँ से मत भेजिए। दरअसल सरगई को अब एक अनाथ आश्रम में भेजा जा रहा होता है और कात्या ऐसा नहीं चाहती। कात्या कहते है कि मैं उसे अपने बच्चे की तरह पाल लूंगी। कमांडर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ का माहौल जंग का है और मैं नहीं चाहता कि एक बच्चे की जान को खतरा हो। ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। वहीं सरगई के पास कुछ और आर्मी ऑफिसर आते हैं और वो उसके साथ बहुत सारी बातें करते हैं। उसे देखकर सब यहाँ पर खुश होते हैं। जंग के माहौल में सरगई यहाँ पर एक ऐसा बच्चा है जिसे देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और कोई भी नहीं चाहता कि सरगई यहाँ से जाए। सब उससे बहुत प्यार करते हैं। अगली सुबह यहाँ पर जर्मन सैनिक की एक टुकड़ी आ जाती है जो इनके ऊपर हमला कर देती है। ये सब के सब बहुत बहादुरी से उन सब से लड़ते हैं और इस मोर्चे को अपने हाथ से नहीं जाने देते। अब यहाँ पर कुछ और दिन बीत जाते हैं और वो दिन आ जाता है जब सरगई को यहाँ से अनाथ आश्रम भेजा जाता है। उसे लेने के लिए आर्मी का एक सोल्जर कमांडर निकोलाई के पास आता है। कात्या उसे लेकर कमांडर के पास जाती है, लेकिन कात्या यहाँ से चली जाती है क्योंकि वो सरगई को जाते हुए नहीं देख सकती। कमांडर निकोलाई भी उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते, इसीलिए वो उसके साथ कुछ वक्त बिताते हैं। कमांडर निकोलाई चाहकर भी सरगई की आंखों में नहीं देख पा रहे होते हैं क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहते कि सरगई यहाँ से जाए।
आए, कमांडर निकोलाई ने सर्गेई के लिए लकड़ी की एक गन बनाई होती है। वो उस गन को सर्गेई को देते हैं और सर्गेई भी इस जगह से नहीं जाना चाहता। वो गन लेने के बाद कमांडर के गले लग जाता है, जिससे कमांडर निकोलाई का दिल पूरी तरह से पिघल जाता है और वो सर्गेई से कहते हैं कि क्या तुम मेरे बेटे बनोगे। सर्गेई कहता है कि हाँ। और दोस्तों, अब आपको पता चल चुका है कि कमांडर सर्गेई को लीगली अडॉप्ट करना चाहते हैं। उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया है। सर्गेई को अब यहीं पर रहना है, इसलिए सब बहुत खुश हो जाते हैं। अगली सुबह सर्गेई जब उठता है तो सबने मिलकर उसके लिए एक ड्रेस बनाई होती है। साथ ही आर्मी के जूते पहनकर सर्गेई खुशी खुशी सबको दिखाने के लिए जाता है। पर तभी यहाँ पर जर्मन प्लेन्स आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। बहुत सारे सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। कैप्टन निकोलाई किसी तरह से सर्गेई को बचा लेते हैं और जब जर्मन के प्लेन्स यहाँ से चले जाते हैं तो सर्गेई सबकी मदद करना चाहता है। वो सबके पास जाता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता, इसलिए वो उस कैंप में जाता है जहाँ पर सभी घायल सोल्जर होते हैं। यहाँ पर एक सोल्जर की दोनों आंखें चली गई होती हैं और उसके घर से उसके लिए लेटर भी आया होता है और वो सर्गेई से कहता है कि क्या तुम इस लेटर को पढ़ सकते हो। सर्गेई मात्र 6 साल का बच्चा, उसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो उसके लिए चिट्ठी पकड़कर कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देता है और वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हारी गाय ने बहुत सारा दूध देना शुरू कर दिया है। वो सोल्जर कहते हैं कि लेकिन मेरे पास तो कोई भी गाय नहीं है। तभी बगल में लेटा हुआ सोल्जर कहता है कि जो बोल रहा है तुम सुनते रहो। और इसके बाद में वो उसका लेटर अपने मन से पढ़ना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर सबको बहुत हंसी आती है और जंग के इस इंटेंसिव माहौल में कुछ पलों के लिए खुशी आ जाती है। इस तरह से सर्गेई को यहाँ पर दिन बीतते चले जाते हैं और वो अब बिल्कुल सिपाही की तरह, सोल्जर की तरह रहता है। और एक सुबह जब वो सेविंग कर रहा होता है तो उसके पास में कुछ सोल्जर्स आते हैं। वो उससे मजाक में पूछते हैं कि क्या तुम आज डेट पर जा रहे हो। सर्गेई कहता है कि कभी भी सोल्जर डेट पर नहीं जाता, वो हमेशा ड्यूटी पर रहता है। दरअसल सर्गेई की इसी तरह की बातें यहाँ पर खुशी का एक कारण होती है। इसके बाद में सर्गेई उस जगह पर जाता है जहाँ पर सभी सोल्जर्स की मीटिंग चल रही होती है और वो कमांडर निकोलाई से पूछता है, क्या मेरे लिए कोई ऑर्डर है सर? क्या मेरे लिए आपके पास कोई काम है? वो कहते हैं कि हाँ, जितने भी सोल्जर्स के लेटर आए हैं तुम उन सब को दे दो। सर्गेई सबके लेटर उन सब सोल्जर्स को दे देता है। ये काम पूरा करने के बाद सर्गेई अपनी दूरबीन लेकर जो सोल्जर्स ने उसे दी थी वो जंगल की तरफ निकल जाता है और तभी वो देखता है कि झाड़ियों के पीछे 2 जूते, यानी कि वो किसी के पैर हैं। वो वापस अपने कैंप में आकर अपने सैनिकों को बताता है, जिसके बाद वहाँ पर रशियन सैनिक जाते हैं और वो देखते हैं कि ये जर्मन जासूस है। वो इन जासूस को पकड़ लेते हैं। इसके बाद में कमांडर निकोलाई सर्गेई को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि तुम एक बहुत ही बहादुर सोल्जर हो। अब यहाँ पर सर्गेई को लीगली अडॉप्ट करने के पेपर भी आ चुके होते हैं, जिन्हें साइन करने के बाद अब कमांडर निकोलाई उसके एक लीगल फादर बन चुके हैं। इससे इन दोनों को बहुत ज्यादा खुशी होती है। अगली सुबह एक बार फिर से जर्मन इस जगह पर हमला कर देते हैं। कमांडर सर्गेई को कहते हैं कि तुम्हें इसी जगह पर बैठना होगा, तुम यहाँ से कहीं भी हिल डुल नहीं सकते। और हमले के दौरान दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में इनके रेडियो का टेलीफोन का जो तार होता है वो टूट जाता है। कमांडर निकोलाई एक सोल्जर को उस जगह पर भेजते हैं और सर्गेई भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। रास्ते में वो सोल्जर जख्मी हो जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकता। सर्गेई कहता है कि मुझे बताओ कि वायर को कैसे जोड़ना है, मैं वहाँ पर जोड़कर आता हूँ। सोल्जर उसे मना करता है, लेकिन फिर भी सर्गेई उससे पूछकर उस जगह पर पहुंच जाता है और वो वायर को जोड़ देता है, जिससे कनेक्शन वापस आ जाता है। और कमांडर निकोलाई को जिन्हें बहुत ही जरूरी बात करनी थी, अब वो अपने ऑफिसर से बात करते हैं। सर्गेई ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो एक बहुत ही अच्छा सोल्जर है। वहीं सर्गेई को पता है कि उसके पिता कमांडर निकोलाई नर्स कात्या को प्यार करते हैं, लेकिन वो अपने दिल की बात नहीं बोल पाते। इसलिए वो कात्या के पास जाता है और उसे कहता है कि कमांडर की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो उठ भी नहीं पा रहे। ये सुनकर कात्या घबरा जाती है और जब वो कमांडर निकोलाई के पास में जाती है तो देखते है कि वो पूरी तरह से ठीक है। ये दोनों समझ जाते हैं कि सर्गेई ने जानबूझकर ऐसा किया है। अब इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बातें बढ़ जाती है और अगली सुबह वो कात्या के पास में जाते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम सर्गेई की मॉम बनना चाहोगी, यानी कि उन्होंने अपने प्यार का इजहार उससे कर दिया है और कात्या भी हाँ कर देती है। अब अगले दिन इन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं कि इन सबको यहाँ से दूसरी जगह पर जाना होगा। दरअसल इस पोस्ट को इन्हें खाली करना होगा। अब ये पूरी की पूरी बटालियन इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाती है और तभी जर्मन इनके ऊपर हमला कर देते हैं। कई सैनिक घायल हो जाते हैं, लेकिन लगभग सभी बच जाते हैं और ये दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कमांडर निकोलाई अपने जनरल से मिलते हैं। और जब वो उनसे बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर सर्गेई आ जाता है, जो पूरी तरह से एक सोल्जर की यूनिफॉर्म में आता है। सबसे पहले वो जनरल और कमांडर को एक सोल्जर की तरह सैल्यूट करता है और पूछता है कि आज मेरे लिए क्या ऑर्डर्स है सर। वो कहते हैं कि सब सोल्जर्स को लाइन में खड़ा करो और देखो कि किस किस के जूते फट चुके हैं, या किसी को भी कोई चीज की जरूरत हो तो उसका नाम नोट कर लो और इसके बाद हमें रिपोर्ट करो। सर्गेई ऐसा ही करता है। वो एक लिस्ट बनाकर अपने पिता यानी कि
कमांडर के पास और जनरल के पास में आता है और लिस्ट उन्हें सौंप देता है। इसके बावजूद जनरल से परमिशन मांगता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पिता यानी कि कमांडर की और नर्स कात्या की शादी की परमिशन दे दे। ये सुनकर कमांडर और जनरल दोनों बहुत हंसते हैं। सरगई जो कुछ कर रहा होता है वो बहुत सीरियस कर रहा होता है, लेकिन सबको उसकी प्रेजेंट से बहुत खुशी होती है। अब रात को एक बार फिर से जर्मन इनके कैंप के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर देते हैं, जिसमें कई सारे सैनिक मारे जाते हैं और कई जख्मी हो जाते हैं। जहाँ पर सरगई अपने पिता कमांडर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलते। अगली सुबह उसे पता चलता है कि उसके पिता बहुत जख्मी है और वो कमांडर निकोली के पास में जाता है, जिन्हें देखकर सरगई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पहले भी अपने पूरे परिवार को खो चुका है और वो अपने पिता को यानी कि कमांडर को नहीं खोना चाहता। कमांडर निकोलाई उससे कहते हैं कि कभी भी कोई सोल्जर कोई मर्द आंसू नहीं बहाते, जिसके बाद में वो चुप हो जाता है। कुछ दिनों बाद कमांडर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और इसके बाद सरगई कमांडर और कात्या ये तीनों के तीनों एक हो जाते हैं। कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि सरगई यहीं पर नहीं रुका, वो इस बटालियन के साथ पोलैंड और जर्मनी तक गया। साथ ही उसकी सर्विस इसके लिए उसे मेडल फॉर बैटल मेरिट भी दिया गया, जो कि एक सोल्जर के लिए शान की बात होती है। तो दोस्तों ये थी सरगई की एक सच्ची कहानी जो वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त की है। उम्मीद करते हैं कि यह हिस्टोरिकल कहानी आपको पसंद आई होगी।